टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज 10th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए जो वन शॉट लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ उस चैप्टर का जो आपको सबसे बेकार लगता है, ट्राइंगल। लेकिन इसको इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे, आपको मज़ा आएगा। हालांकि डिटेल में पूरा ये जो चैप्टर है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है बच्चों। आप सारे लेक्चर्स देखना, वहाँ पे आपको हर एक थ्योरम का वेरिफिकेशन, हर एक एक थ्योरम जो भी आपकी बुक में दे रखी है या आर डी शर्मा पे दे रखी है, सारी की सारी थ्योरम्स के मैंने वहाँ पे वेरिफिकेशन दे रखे हैं। लेकिन इस बार भाइयों कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इस बार क्या हमारे पास एमसीक्यू टाइप का पैटर्न चल रहा है, तो भैया थ्योरम प्रूव करने वाली तो बात आएगी नहीं। उस थ्योरम से रिलेटेड जो रिजल्ट है, मतलब थ्योरम का हमारे पास जो भी एप्लीकेशन काम में आएगा वो सारी चीज़ें रहेगी। तो अपन पता है वही वाले काम करेंगे बच्चों। अपन जो जो भी थ्योरम है सारी थ्योरम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनके जो दूसरे रिजल्ट निकल के आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है बेटा बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और इसका नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। मेरा एक दोस्त था बेटा थेल्स, तो इस डोकरा ने ये थ्योरम दी थी बच्चों। इसने थ्योरम दे दी और लफड़ा अपने करके चला गया। अपने को पढ़नी पड़ गई ना यार बेटा। बीपीटी बहुत मना किया मैंने इससे, मैंने कहा ऐसी थ्योरम मत दिया कर, मत क्या कर ऐसे काम, फालतू काम मत किया कर। मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, दिए जाता है दिए जाता है। ठीक है भाई दे। तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? थेल्स थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थेल्स थ्योरम में हमारी कहानी ये होती है मेरे भाइयों। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप थ्योरम देखिए, इसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बिना स्टेटमेंट के ही आपको सारी कहानी ट्रायंगल के थ्रू समझा दूंगा। सबसे पहले तो भैया बात चल रही है ट्रायंगल के बारे में, मतलब ये थ्योरम किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है ना भाई, पागल मत हो जाना। ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, थेल्स थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। थेल्स को आप बीपीटी भी कह सकते हैं। तो ये थ्योरम जो अप्लाई होती है बच्चों, ये ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। थेल्स क्या कह के गया बेटा? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल की साइड है बीसी, इसके पैरेलल मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मेरे बच्चों डीई। तो थेल्स डोकरा क्या कहना चाहता है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है साहब कर दिया, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ये जो लाइन है डी, इस वाली साइड ए बी को डी पे कट कर रही है, इस वाली साइड ए सी को ई पे कट कर रही है। तो थेल्स भाई यूँ कहता है देन इट मतलब देन डी डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो दोबारा फिर अपना डायलॉग बोलता हूँ। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट divides the two sides in the same ratio. I mean to say that AD upon DB, AD upon DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रिजल्ट होता है बच्चों। सेम रेशियो में डिवाइड करती है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये रेशियो 1/2 है तो वो वाला रेशियो भी कितना आएगा बच्चों? 1/2। अगर ये वाला रेशियो 1/3 है तो वो वाला रेशियो भी कितना आएगा मेरे भाइयों? 1/3। तो ये थेल्स थ्योरम है बेटा। अब इस थेल्स के कुछ और भी रिजल्ट होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। तो देखिए मेरे भाइयों किस तरह से वो रिजल्ट है। फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा बेटा, वरना हमारा नॉइस वाला प्रोग्राम ज़्यादा हो जाता। तो देखिए बच्चों, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। पहले तो ये बोला ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब थेल्स से पता है कुछ और रिजल्ट भी निकल के आते हैं। अगर बेटा ये वाली बात ट्रू है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो ट्रू है, सीधी सी बात है। अगर कभी भी आपसे कोई भी बोले कि भैया एक्स अपॉन वाई जो है वो पी अपॉन क्यू के इक्वल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये वाला रेशियो कितना है बेटा? ये वाला रेशियो है आपके पास 1/4, तो ये भी 1/4 है। तो बेटा इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 4/1, तो वो भी तो बराबर ही होता है ना। तो हमें पता है कि अगर कोई रेशियो इक्वल है तो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल है। तो पहला रिजल्ट जो थेल्स से आया वो तो आ गया। एक इसका रेसिप्रोकल क्या? डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। ये रिजल्ट पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा। तो वहाँ पे अगर अपने को ये चीज़ें पता है ना तो अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, हमें आता है भाई। तो पहले तो ये दो रिजल्ट। एक रिजल्ट क्या होता है? ये वाला छोटा पार्ट ए डी अपॉन ए बी पूरा होल पार्ट। क्योंकि अगर आप जानते हैं ये वाला पार्ट बच्चों आपके पास 2x है, ये वाला पार्ट 3x है, तो ये रेशियो कितना है? 2:3। तो आप बोलेंगे कि भैया अगर ये 2x है 3x है तो इधर भी सेम पिक्चर आएगी, इधर भी 2:3 आना चाहिए। तो ये टोटल पार्ट यहाँ पे कितना आएगा? 5x। उधर भी कितना आना चाहिए बच्चों? 5x। तो हमारे पास एक और रिजल्ट होता है, वो होता है ए डी, ऐसे याद रखिएगा बच्चों, ए डी अपॉन टोटल पार्ट ए बी।
इक्वल टू ए ई अपॉन टोटल पार्ट ए सी, ए ई अपॉन टोटल पार्ट ए सी। ये बात याद रखनी है, मतलब यहाँ से छोटा अपॉन टोटल इक्वल टू इधर से छोटा, सीक्वेंस याद रखिए, अपॉन टोटल। एक इसका रेसिप्रोकल, 6 रिजल्ट लाऊंगा, 2 तो वो हो गए, 4 ये हो गए। एक इसका उल्टा कर दिया, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये छोटा अपॉन टोटल, तो भैया फिर नीचे वाला बुरा मान जाएगा ना, तो एक बार ये भी बोल सकते हैं डी बी, डी बी के अपॉन में टोटल, तो फिफ्थ रिजल्ट क्या होगा, डी बी, ये डी बी अपॉन ए बी। अब यहाँ से ये लोअर पार्ट लिया तो वहाँ से भी लोअर पार्ट लेना पड़ेगा, तो वहाँ से क्या बोलेंगे बच्चों, ई सी, और अपॉन में आपका ए सी। ठीक है, और एक इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। बच्चों ये 6 रिजल्ट है, 6 के 6 रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो भाइयों ये तो हो गए आपके पास थेल्स थ्योरम की कहानी, और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो भी मैंने बता दी है। अब मैं बताने वाला हूँ बच्चों आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। फिर इन दोनों थ्योरम पे मिक्स अपन क्वेश्चन करेंगे, कैसे हमारे पास एग्जाम में आएंगे। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में पता है क्या होगा बच्चों, इतना मज़ा आएगा आपको यार। भाई अब की बार कन्वर्स बात करेंगे, जब भी किसी भी थ्योरम के कन्वर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो बस उल्टा कर देते हैं। मतलब जो गिवन होता है ना वो प्रूव करना होता है, और जो प्रूव करना था वो गिवन होता है। ये होता है कन्वर्स का मतलब। कैसे, अभी क्या बोला गया था, लाइन पैरेलल है और कहा गया था इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। कन्वर्स क्या कहेगी बच्चों, कन्वर्स बोलेगी कि भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स कहेगी कि हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो फिर लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये कन्वर्स होता है मेरे भाइयों। तो अब की बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम क्या कहेंगे कि भैया ये एक ट्राइंगल एबीसी, हम बोल रहे हैं इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अब की बार रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये जो लाइन है डी ई, ये लाइन डी ई इस वाली साइड ए बी और इस वाली साइड ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मुझे अब की बार क्या पता है, मुझे पता है ए डी अपॉन डी बी, ये मुझे पता है। मुझे गिवन कंडीशन है कि ए डी अपॉन डी बी, अगर ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर दे रखा है, मुझे दे रखा है ए ई अपॉन ई सी के इक्वल दे रखा है। तो पता है मैं डायरेक्टली क्या बोलता हूँ, देन डी पैरेलल बी सी, दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होती है, अब की बार रेशियो इक्वल गिवन है। अगर रेशियो इक्वल गिवन है ना, तो जो लाइन ये वाला काम कर रही है तो फिर वो लाइन थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। हैंस डी पैरेलल बी सी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने क्या कहा कि अगर ऐसा है, अगर ऐसी सिचुएशन है, देन ये आपकी जो लाइन है ना ये पैरेलल आएगी थर्ड साइड के, डी पैरेलल बी सी, कहानी खत्म। ये आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप देखना और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद अपन पता है क्या करेंगे मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद अपन पता है यहाँ पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, एक से एक मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ नई नई मैं आपके सामने थ्योरम लेके आ रहा हूँ। तो देखो मेरे दोस्तों, एक नई शानदार थ्योरम जो आपके लिए डायरेक्टली लेके आ गया। हालांकि इस थ्योरम का वेरिफिकेशन भी मैंने अपने चैनल पे आपको दे रखा है, वेरिफिकेशन देखना हो तो आप वहाँ से देखना। यहाँ पे अपन सारी बातें सिर्फ थ्योरम के बारे में करेंगे कि थ्योरम क्या है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। खोपड़ी में याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा इस पर, जो अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा। ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का कोई एक पेयर पैरेलल हो। तो मैं बोल रहा हूँ डीसी पैरेलल है मेरे भाइयों, किसके, ए बी के। ये वाली और ये वाली नॉन पैरेलल साइड है, ट्रेपेजियम के डायगोनल बनाते हैं। ये ज्वाइन कर दिया मेरे दोस्तों मैंने ए को सी से, और ये ज्वाइन कर दिया मैंने मेरे दोस्तों बी को डी से। दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया बच्चों, दोनों ने एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ओ पे इंटरसेक्ट किया। तो ये जो ओ है ना ये करेगा आप कहानी पूरी। क्या, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ से डी ओ अपॉन ओ बी, मतलब अगर इधर से आ रहे हैं ना तो छोटा अपॉन बड़ा,
तो हम कहना चाह रहे हैं डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू, अब इधर से छोटा लिया ना बेटा तो उधर से भी छोटा लेना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे वहाँ से सी ओ बोलो चाहे ओ सी बोलो, ओ सी अपॉन ओ ए। ये कहानी होती है मेरे भाइयों। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्वेश्चंस लेके आऊँगा, अभी जितनी बातें कर रहा हूँ सब पे लेके आऊँगा। अभी आप देखते जाइए कि थ्योरम कौन कौन सी है। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ये हो गई हमारी कहानी खत्म। इस तरीके से यहाँ से रिजल्ट आएगा डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। ठीक है, इसके बाद ट्रेपेजियम से ही रिलेटेड एक और थ्योरम होती है हमारे पास, और वो थ्योरम बड़ी प्यारी है। वो थ्योरम क्या है मेरे दोस्तों? अगर मैंने, देखना वापस ट्रेपेजियम से रिलेटेड बात है, वो थ्योरम जो है वो है मेरे दोस्तों, ट्रेपेजियम बनाया ए बी सी डी। अब जो थ्योरम है वो थ्योरम है द लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ये और ये दोनों साइड्स क्या है बच्चों? पैरेलल है। अब जो थ्योरम है वो क्या कहती है? द लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। भैया इन दोनों पैरेलल साइड्स के पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दी। ये लो साहब, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे ई एफ। हमसे कहा जा रहा है द लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ करी, किसके? इस वाली और इस वाली पैरेलल साइड्स के पैरेलल ड्रॉ करी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि डी सी पैरेलल ई एफ पैरेलल ए बी। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो ज़िंदगी में मज़ा ही मज़ा है। क्या? ये जो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ना, ये ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स को, दिस डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इन इक्वल रेशियो, मतलब डी ई अपॉन ई ए। कितने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। ये है मेरे भाइयों कहानी। मतलब अगर हमने कभी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल? ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स के पैरेलल, तो ऐसी कंडीशन में ये पैरेलल साइड्स इसको और इसको, मतलब इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। ये हो गया हमारा एक और रिजल्ट शानदार वाला। ठीक है, अब एक और रिजल्ट पे चलते हैं, तो देखते जाओ मेरे भाइयों। मैं आपको कई सारे रिजल्ट बताता जा रहा हूँ, फिर इन पे एक साथ क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब चीज़ें बहुत सारी हो जाए और फिर जस्टिफाई करना आना चाहिए कि भैया कहाँ पे क्या अप्लाई होगा। अब आ जाइए आप। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ दोस्तों। इसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, और ऐसे ही एक आपके पास लेके आऊँगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। ट्राइंगल के ऊपर ये एप्लीकेबल। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है बच्चों, किस तरीके से वर्क करेगी देखिए। इंटरनल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल का होगा, ऐसे ही एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम लेके आऊँगा वो एक्सटीरियर एंगल का होगा। तो भैया इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है दोस्तों? मैंने क्या किया, ये एक ट्राइंगल बनाया, इसका नाम है ए बी सी। मैं इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो ये एंगल ए क्या है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं क्या बात करूँगा? इंटरनल बाइसेक्टर। मैंने इस एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसने इस वाली साइड BC को D पे जाके कट किया। आप जानते हैं अगर आप इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर क्या काम करता है? इंटरनल बाइसेक्टर जो है गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। ये अगर 20 है तो ये भी 20, 70 है तो ये भी 70। तो ये तो एक नॉर्मल इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। थ्योरम क्या होती है? ये है मज़ेदार। The internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side। मतलब ये जो AD है ना, ये AD आ रहा है, ये A, ये D, ये AD इस अपोजिट साइड, इसका नाम क्या है बच्चों? BC। मैं पूरा डायग्राम ओपन कर देता हूँ ताकि बच्चे की खोपड़ी में ढंग से सेट हो जाए पिक्चर। ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है AD, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the opposite side internally in the ratio। अब आएगी बात,
इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, मतलब जो रेशियो इन दोनों साइड्स का है, ये एंगल कब बनेगा? आप देखिए, एंगल है अगर किसी को बनाना है तो ये और ये दो साइड बनानी पड़ेगी ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इस वाली साइड का और इस वाली साइड का जो रेशियो है उसी के बराबर क्या होगा, उसी के बराबर ये जो इंटरनल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को कट करेगा, दिस इक्वल टू दिस। तो हम यूँ कहना चाह रहे हैं बच्चों, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो थ्योरम क्या है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो एंगल किससे मिलके बन रहा है? एंगल बन रहा है ए बी से और एंगल बन रहा है ए सी से, तभी जाके तो एंगल ए बनेगा। तो भैया ए बी और ए सी का जो रेशियो है ना, दैट इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। खत्म थ्योरम। ऐसा मज़ा आएगा जब इसके क्वेश्चन आएंगे, दीवाने हो जाएंगे आप मेरे। तो देखिए, ये तो हो गई इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम खत्म। स्टेटमेंट नहीं लिख रहा जानबूझ के, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। आपको रिजल्ट से मतलब है यहाँ पे, क्योंकि अपने को स्मार्टली वर्क करना है मेरे दोस्तों। वहाँ पे अपने को क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके आना है, टक टक टक। ये अब इसके बाद नंबर आएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहना चाहती है? देखिए, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़ का। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? वही जो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम ने कहा, वहां पे क्या किया था? इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। फर्क क्या पड़ रहा है? तो भैया पहले ट्राइंगल बनाओ। ये बनाया, एक्सटीरियर एंगल बनाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे बना देते हैं मेरे दोस्तों। ये मैंने दोस्तों ट्राइंगल बनाया एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? किसी एक एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सटर्नल बाइसेक्टर कब बनेगा मेरे भाइयों? एक्सटर्नल बाइसेक्टर तब बनेगा जब एक्सटीरियर एंगल बनेगा। भैया एक्सटीरियर एंगल तो जरूरी है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कब बनता है? जब किसी साइड को प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो मैंने ये जो साइड बी ए है इसको प्रोड्यूस कर दिया मेरे भाइयों, कहाँ तक? डी तक। प्रोड्यूस बी ए टू अ पॉइंट डी कर दिया। ऐसा होते ही ये जो एंगल बना ना मेरे भाइयों, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसका क्या करना चाहता हूँ रे मेरे भाइयों? बाइसेक्टर ड्रॉ। बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी रे होती है जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो भैया रे तो यूं ही जाएगी, कुछ भी कर लो भले। अब आप ये गई मेरे भाइयों इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा और इसको शार्पली बता देते हैं। ये गई मेरे भाइयों इस तरीके से, गई साहब, खूब गई, ठीक है। तो इस एंगल का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो वो ये वाली रह गई। इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया ए बी सी डी, इसका नाम ई दे देते हैं, ठीक है। और ये ई कब मिलेगा? जब आप बी सी को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इसको ई पे जाके कट करेगा। ये पूरा का पूरा प्रॉपर डायग्राम बन गया। हमने क्या किया? इस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है बच्चों? सी ए डी, नाम भी देना आना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल सी ए डी का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो क्या है बच्चों? वो है ए ई, विच इंटरसेक्ट बी सी प्रोड्यूस्ड एट ई। अब आएगी हमारी थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम वही कहती है जो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम ने कहा कि भैया अगर आप ये वाला काम करेंगे ना तो यहाँ पे भी रेशियो वही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड होता है मामला। तो भैया एंगल तो यही था ना। देखिए, आपके पास एंगल ए का ही, तो इसी का तो आपने आगे बढ़ा के बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो साइड्स का रेशियो तो इन दोनों का ही चलेगा, क्योंकि आप इसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जो इंटीरियर एंगल है उसके साथ में जो एक्सटीरियर होता है उसी से मतलब होता है। तो एक्सटीरियर ऐसे ही तो बना, तो मतलब किससे? इससे। मतलब वापस क्या कहना चाह रहा हूँ? दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, अब है काम की बात,
अब काम की बात ये है मेरे भाइयों, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, अब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे, बी ई अपॉन सी ई। ये है कहानी। तो ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी ई, यहाँ से लेके वहाँ तक बी ई अपॉन फिर ये वाला पार्ट बी ई अपॉन सी ई। दिस इज़ योर एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। ये भी बड़ी मज़ेदार थ्योरम है, अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपके पास एक लास्ट थ्योरम लेके आने वाला हूँ जो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। तो ये क्लियर हो गया हमारा मामला, देखिए। तो भाइयों ये वाली थ्योरम मैंने आपके लिए लिख दी है, क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट बोलता ना तो कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले इस थ्योरम को लिखा। बाकी और तो सारा सब कुछ मामला सिंपल था, वो फिगर से भी बहुत इजीली समझ में आ रहा था आपको, और वहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा छोटा था। इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल, कहानी तो वही है हमारी 9th क्लास वाली। 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस पहले तो हमको ड्रॉ करनी है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ये रही बेटा, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। हम बोल रहे हैं इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 बना ली मैंने, इसका नाम है L, इसका नाम है M, इसका नाम है N। इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, अब आगे की बात सुनिए, आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स। अब की बार 2 ट्रांसवर्सल बनाने हैं। जनरली हम क्या करते हैं, एक ही ट्रांसवर्सल बनाते हैं। ट्रांसवर्सल मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन जो तीनों को कट करे और अलग अलग जगह कट करे। तो एक ट्रांसवर्सल तो हमने ये बना दिया बच्चों, ठीक है। कितने ट्रांसवर्सल बनाने, 2। ऐसे ही हमने एक ट्रांसवर्सल ये बना दिया, ये 2 ट्रांसवर्सल बना दिए। इस वाले ट्रांसवर्सल का नाम बोल देते हैं बच्चों हम ए बी, और इस वाले ट्रांसवर्सल का नाम हम बोल देते हैं सी डी। ट्रांसवर्सल कोई नई बला नहीं है मेरे भाइयों, ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन ही होती है जो गिवन लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। ठीक है साहब, ये पहला ट्रांसवर्सल, ये दूसरा ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल ने कहाँ कहाँ पे कट किया, पहली लाइन को यहाँ पे कट किया, दूसरी को यहाँ पे, तीसरी को यहाँ पे। इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया बच्चों P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया मैंने R। ऐसे ही इस वाले ट्रांसवर्सल ने यहाँ पे कट किया, इसका नाम दिया भाइयों E, इसका नाम दिया F, और इसका नाम दिया मेरे दोस्तों मैंने G। अब क्या कहा जा रहा है, फिगर बन गया, अब मज़ा आएगा। देन द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है टुकड़े, पार्ट, फ्रैक्शन। इस ट्रांसवर्सल ने और इस ट्रांसवर्सल ने इन तीनों लाइंस के बीच में जो टुकड़े कट किए हैं, जो पार्ट्स कट किए हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल्स आर प्रोपोर्शनल। आर प्रोपोर्शनल मतलब ये जो टुकड़े दिख रहे हैं ना बच्चों, पी क्यू और क्यू आर, ऐसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई एफ और एफ जी, तो भैया ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर 3 लाइन पैरेलल है और उनको 2 ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, तो हमेशा मेरा रिजल्ट याद रखना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, दैट इज इक्वल टू EF अपॉन एफ जी, दैट इज इक्वल टू EF अपॉन एफ जी। ये था बच्चों, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को पहले लिखा, फिर फिगर आपके सामने बना के आपको पूरी बात समझा दी। तो ये तो हो गई हमारी कहानी बच्चों, कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये जो इंटरसेप्ट होते हैं ना, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। PQ का QR के साथ जो रेशो है वही EF का FG के साथ आएगा। मतलब ये वाली लाइन, मतलब ये वाला ट्रांसवर्सल इधर जो इंटरसेप्ट कट करेगी और वो वाला ट्रांसवर्सल उधर जो इंटरसेप्ट करेगा, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे की कहानी बड़ी प्यारी लेके आता हूँ आपके लिए, वो भी बड़ी शानदार है। वो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो मैं क्या है डायरेक्टली आपको बताना चाहता था बच्चों, बस एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम से आई है सारी थ्योरम, थेल्स सबका बाप है इनका। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, वो थेल्स का ही रिजल्ट है देखा जाए तो एक तरीके से। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है मेरे भाइयों, डायरेक्ट याद रखना, हमारे ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम अप्लाई होती है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, कभी कभी काम आ जाती है दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। 9th में तो बहुत काम आती थी, 10th में भी आपके काम कभी भी आ सकती है, अलग से कोई कहने नहीं आएगा। हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते थे अपने मन से, अब क्या ले रहे हैं, उनको मिड पॉइंट ले रहे हैं। अगर हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट पता है, जैसे ये D है, ये E है, लेकिन इस बार ये मिड पॉइंट है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये रहा AB, ये रहा AC,
D and E are respectively the midpoint of AB and AC. तो AC कंडीशन में भाइयों D को E से मिलाएंगे तो डेफिनेटली वो क्या है, पैरेलल है। हैंस D पैरेलल BC, पहली बात तो ये, और ये इसका हाफ भी होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये डेफिनेटली 10 है, अगर ये 20 है तो फिर वो 10 है, मतलब ये हाफ होता है, ये डबल होता है। तो ये दोनों बातें लिख रहा हूँ। क्या मिड पॉइंट थ्योरम ने कहा डी पैरेलल बी सी, पहली बात तो ये। फिर मिड पॉइंट थ्योरम ने क्या कहा, ये जो है इसकी हाफ है, डी पैरेलल बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये दो रिजल्ट है बच्चों, डी जो है वो बी सी के पैरेलल है और हमारा डी जो है वो बी सी का बच्चों हाफ है। क्लियर हो गई मेरी बात? ये है बच्चों हमारी कहानी। इसके बाद है हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी बड़ी प्यारी चीज़ है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो भी बहुत सिंपल है बच्चों, वो इसके अगेंस्ट बात करेगा। जैसे कन्वर्स ऑफ थेल्स पढ़ाया था ना मैंने आपको, वैसे ही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपकी एक एक चीज़ का बच्चों रिकेप हो गया, ये मानो आप। ये वन शॉट इसलिए आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आपको एक एक बात रिवाइज हो जाए, सारी की सारी। अच्छे से देखना, अच्छे से समझना मेरे भाइयों। और जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाद में देखेंगे उनसे रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए, ये मैंने ट्राइंगल बनाया बच्चों एबीसी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूँ बोलती है कि अब की बार है ना, हमने क्या किया, हमने आपको बोला कि यार ये मिड पॉइंट है। हमने आपसे कहा कि यार ये मिड पॉइंट है, अगर ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब की बार हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक मिड पॉइंट पता है। हमने इस वाली साइड के मिड पॉइंट से इस वाली साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थ्रू डी ड्रॉ डी ई पैरेलल बी सी। मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, इस वाली साइड के मिड पॉइंट से इस वाली साइड के पैरेलल खुद लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इस थर्ड साइड को जहाँ पे जाके कट करेगी वो उसका मिड पॉइंट होता है। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, देखिए स्टेटमेंट कितना सिंपल है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल from the midpoint of one side of a triangle, from the midpoint of one side of a triangle to the other side, if a line is drawn, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी इस वाले मिड पॉइंट से, किसके? इस वाली साइड के। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू द अदर साइड, देन, तो अब क्या होने वाला है, देन इट डिवाइड्स द अदर साइड एट इट्स मिड पॉइंट, देन इट डिवाइड्स द थर्ड साइड, या इट इंटरसेक्ट द, यू लिख दीजिए, देन इट इंटरसेक्ट द थर्ड साइड, देन इट intersects the third side एट इट्स मिड पॉइंट। ये है काम की चीज़, ये थर्ड साइड को जहाँ पे भी जाके कट करेगी वो उसका मिड पॉइंट होता है। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये है डायलॉग कि भैया जहाँ पे भी जाके कट कर दिया वो डेफिनेटली उसका मिड पॉइंट होगा। ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये है हमारी कहानी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके पास एक एक करके, ये जितनी भी मैंने थ्योरम्स बताई उनसे रिलेटेड। स्क्रीन पे तैयार है भाइयों? तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपके लिए एकदम शानदार तैयार है स्क्रीन पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको दिया गया ये एक ट्रायंगल एबीसी है। थेल्स का किस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन काम में आएगा, देखना मज़ा आएगा। ये एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल में मुझे बोला गया डी पैरेलल है बीसी के। जैसे ही मुझसे ये बात कही जाती है ना, मुझे पता लग जाता है थेल्स लगने वाली है। अगर ट्रायंगल दे रखा है, एक साइड पैरेलल दे रखी है, तो कोई कहने नहीं आएगा थेल्स लगाओ, लगानी है। डी पैरेलल बीसी के दे रखा है, तो मुझे पता है ये इक्वल
इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी। मैं कहता हूँ ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मैं ऐसा बोलता हूँ। भैया मुझे ए डी अपॉन डी बी दे रखा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, वैसे अच्छी भी है। तो देखिए ए डी अपॉन डी बी मुझे दे रखा है 3/5, लिख दिया मैंने। ए ई अपॉन ई सी, ए ई मुझे चाहिए, ए ई मेरे पास नहीं है, मेरे पास ई सी भी नहीं है, मेरे पास तो बच्चों ए सी है। ए सी, ए सी मतलब मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है, देखिएगा मेरे पास ए सी है दोस्तों। ए सी कितना है मेरे पास, 5.6 दे रखा है मेरे को। ए सी जो दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक 5.6 दे रखा है। मुझे ना ये पता, मुझे ना ये पता। मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया कि यार क्यों ना अपन को ए ई नहीं पता ना, तो ए ई को तो एक्स मान लेते हैं। ई सी जो है ना, ई सी निकालने के लिए क्या कर देंगे, ए सी में से ए ई को माइनस कर देंगे। ये सबसे बढ़िया काम हो गया। ये वाला पार्ट निकालना है, उस वाले पार्ट को मैंने x मान लिया और टोटल मुझे पता है कितना, 5.6। तो एक बार लिख देता हूँ वहाँ पे, करने वाला क्या हूँ, EC में निकाल सकता हूँ। EC निकालने के लिए क्या करूँगा मेरे भाइयों, EC निकालने के लिए AC में से AE को माइनस कर दूंगा। ऐसा अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं 1 नंबर, ताकि आपको एग्जाम में मज़ा आए। तो EC इक्वल टू, ये EC निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक AC है, कितना दे रखा है 5.6, 5.6 में से माइनस कर दूंगा बच्चों किसको, x को। तो EC भी पता लग गया कितना, 5.6 माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। ये है दे रखा है 3/5 इक्वल टू ए ई को मैंने क्या माना मेरे भाइयों, देखिए आपको दिख रहा है x माना, x अपॉन EC कितना निकाला मैंने, EC 5.6 माइनस एक्स। कोई भी बच्चा पकड़ के ले आओ 7th क्लास का, अगर तरीके से पढ़ के आया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को x से करेंगे मेरे भाइयों, ये आ गया 5x। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा एरर से बचना चाहते हैं तो 3 को बाहर लिख दीजिए, ब्रैकेट में इसको टिका दीजिए। ये लो भैया, आंसर क्या आएगा, 5x इक्वल टू 3 को 5.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे दोस्तों ये रहा 5.6, इससे 3 को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 16.8, 16.8 माइनस 3x। ये लो मेरे दोस्तों माइनस 3x, माइनस 3x से इधर आएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5x प्लस 3x इजिकल टू 16.8। अब आप कहेंगे सर जी 8x इजिकल टू 16.8। तो बच्चों अब अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सर देखिएगा अब x इजिकल टू 16.8 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है मेरे भाइयों, x इजिकल टू 16.8 डिवाइडेड बाय 8। 16.8 को 8 से डिवाइड करना है, डेसिमल हटा दीजिए, अपॉन में 10 आ जाएगा। 8 से कट रहा है बहुत अच्छे तरीके से, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। x इजिकल टू 2.1 और पीछे बारात में लगा देंगे मेरे भाइयों सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये AC जो है मुझे सेंटीमीटर में दे रखा था। ये हो गई इस क्वेश्चन की कहानी ख़त्म। आया मज़ा? अब ऐसे ही मैं आपके पास और शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, स्क्रीन पे तैयार रहिए। प्रॉब्लम भी मेरे भाइयों आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो चुकी है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो थे ना वो आते थे प्रूव दैट, प्रूव करना है भैया, प्रूव करना है। तो यहाँ पे साथ में इसका रिजल्ट गिवन होता था कि BE अपॉन EC इक्वल टू जो कुछ भी वो पूछना चाहता है। मैंने आज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दिया। MCQ फॉर्मेट में मैं आपके लिए बना के दे दूंगा भैया कि ये रेशो कुछ भी साइड से आपके पास लेके आ जाऊंगा। तो आपको बेटा करना आना चाहिए ना, तो रियलिटी तो वो होती है। तो बेटा अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को ये रेशो किसके बराबर होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही पैरेलल की बातें चल जाती है ना, थेल्स लगनी है, बस चेक कर लो कौन सा ट्राइंगल है। DE पैरेलल AC, ये रहा, देखो फिगर इतना सिस्टमेटिक बनाया है, कोई पागल आदमी भी आ जाए ना तो वो भी कह देगा कि हाँ कि ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है। तो D पैरेलल AC, ये रहा D, ये रहा AC, इनको लेने पे ट्राइंगल बन रहा है मेरे भाइयों ABC। तो सबसे पहले थेल्स लगाऊंगा ABC में। ये ट्रिक होती है कि कौन किसके पैरेलल दे रखा है इन ट्राइंगल ABC। क्या पता लगा, D पैरेलल है बच्चों किसके, AC के। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ये D जो है ना, ये क्या करेगी, ये D जो है इसको और इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो आप क्या बोलेंगे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। भैया ये रही हमारी D, ये AC के पैरेलल है, तो आप बोलेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू, आप बोलेंगे मेरे भाइयों यहाँ से जैसे आपने बोला AD अपॉन DB, तो आप बोलेंगे BE अपॉन EC।
बी ई अपॉन ई सी, ये आ गया मेरे भाइयों ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये तो यहाँ से पता लग गया इस वाले ट्राइंगल में मैंने जब थेल्स थ्योरम लगाई तो मुझे पता है बाय थेल्स थ्योरम। ये रिजल्ट किससे आया बच्चों? बाय थेल्स थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल मतलब वो डी सी पैरेलल ए पी, वो कहाँ दे रखा है? ये रहा भैया डी सी और ये रहा भैया ए पी। तो इनको लेने पे तो ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला ए बी पी, तो इनको लेने पे तो ट्राइंगल बन गया ए बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ट्राइंगल में बात चल रही है अब हमारे पास। तो इस ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों? ए बी पी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में डी सी पैरेलल दे रखा है बच्चों, किसके? ए पी के। तो अब की बार क्या बोलेंगे? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये रहा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, अब की बार कहानी क्या हो जाएगी? बी सी अपॉन सी पी, क्योंकि डी सी से मतलब है भैया डी सी, ये रहा। तो सी पॉइंट यहाँ है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर वहाँ तक, बी सी अपॉन सी पी। अब की बार बोलेंगे बी सी अपॉन सी पी, और इसको बोलूँगा मेरे भाइयों इक्वेशन नंबर 2। और भैया चेक कर लो, मज़ा आ गया क्या? इधर का LHS और इधर का LHS पार्ट बराबर आ गए, तो कोई रोक थोड़ा ना सकता है RHS को बराबर करने से। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या? ए बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। कहानी ख़त्म हो गई, बल्ले बल्ले। तो बी ई अपॉन ई सी बी सी अपॉन सी पी के बराबर आ गया। तो आपको ऑप्शन में जहाँ पे भी ये चीज़ दिख रही हो ना, वहाँ पे जाके टिक कर देना मेरे दोस्तों। आ गई कहानी समझ में? तो ये तो हुआ क्वेश्चन ख़त्म। अब नई प्रॉब्लम लेके आता हूँ। तो भाइयों जो नई प्रॉब्लम है वो भी आपके लिए तैयार हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है। आपसे बोला गया है कि इस फिगर में, अभी फिगर कुछ भी हो, अब आपको अक्ल लगानी है थोड़ी सी। इस फिगर में ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के। तो भैया मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है, उसका नाम ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम से रिलेटेड कितनी शानदार प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने आज आपको। मैंने क्या बोला था? ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब डी ओ अपॉन ओ बी, इसका मतलब डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। छोटे का अपॉन बड़ा, इधर से छोटा अपॉन बड़ा तो उधर से भी छोटा अपॉन बड़ा वाला पार्ट, सी ओ अपॉन ओ ए। कर दो, काम खत्म, क्वेश्चन ही निमटने वाला है। डी ओ कितना है मेरे भाइयों? 4 अपॉन में ओ बी दे रखा है 4x-2, ओ बी है 4x-2 इक्वल टू सी ओ कितना दे रखा है बच्चों? x+1, सी ओ दे रखा है x+1 डिवाइडेड बाय ओ ए कितना है? 2x+4, ओ ए लिख दिया हमने 2x+4। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, कहानी खत्म होने वाली है। 4 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों किससे? 2x+4 से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x+4 इक्वल टू 4x-2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x+1 से। तो 4x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+1। पहले सिस्टमेटिक लिखना है ताकि एग्जाम में गलत ना हो। MCQ में आपके पास x की वैल्यू लिखी होगी, आपसे पूछा जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ x निकालना है भाई। x निकालना है तो सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो 4 को पहले 2x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x+16 इक्वल टू, उधर कितना दे रखा है? उधर दे रखा है 4x-2 को x+1 से मल्टीप्लाई करना है। 4x को पहले x से करना पड़ेगा बेटा, 4x², ये आ गया 4x²। फिर 4x को 1 से करेंगे तो ये प्लस का 4x आ जाएगा। सेम कहानी -2 के साथ करनी पड़ेगी, तो आ गया -2x-2। ये हो गई बात। ये रहा 8x, हो रहा 4x। अब आप एक काम करिए, इन दोनों को भी उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि उधर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जिधर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, उधर ले जाया करो, बस सबसे बढ़िया काम है। 4x² के पास लेके चले जाइए, ये रहा 4x²। उधर 4x में से 2x जाएगा बच्चों, 2x बचेगा, तो यहाँ 2x है, इधर से आपके पास 8x आएगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार लिख देता हूँ, 2x है उस साइड में, इधर से जाएगा तो माइनस का 8x, ये आ गया माइनस का 8x। और फिर उसके बाद मेरे भाइयों ये 16 है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ऑलरेडी माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 माइनस का 16 इक्वल टू 0। सबको उधर ले गया बच्चों। ये दोनों टर्म को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया। 4x² अपनी जगह ऐसा कैसा है, इनको सिंप्लीफाई करने पे 2x आया, इधर से 8x गया, माइनस का बन गया, और -2 -16। अब देखिएगा 4x², 2x में से 8x जाएगा, माइनस का 6x,
माइनस का 6x, -2 -16 माइनस का 18 इक्वल टू 0। पता लग गया भाई पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है और इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक। इसलिए मैंने इक्वेशन लिया जानबूझ के, अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ। इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास भाइयों, क्या क्वाड्रेटिक, तो होने वाला है मेरा काम। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है तो आंसर आ जाएगा 2x² -3x -9 इक्वल टू 0। 2x² -3x -9 इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, अपने को यहाँ पे -9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 18 आएगा, और उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको -3 मिल जाए। तो -9 को 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, माइनस का 18 आ गया। माइनस के 18 के फैक्टर करने के मिडिल टर्म -3 मिले। कोई भी बच्चा आएगा कह देगा 6 3 जा 18, और 6 का एक आएगा बच्चों, 6 आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का। तो 2x² -6x प्लस 3x -9 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा काम। तो मैं करूँगा बच्चों, अब देखिएगा, इसकी नीड नहीं है मुझे फिगर की, मैं मिटा रहा हूँ। 2x² -6x प्लस 3x -9 इक्वल टू 0। एक बार इन दोनों में कॉमन, एक बार इन दोनों में कॉमन। इनमें क्या कॉमन आ गया बच्चों, 2x कॉमन आ गया, ये आ गया x -3। इनमें प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0। x -3 कॉमन फैक्टर आ गया, x -3 को अलग कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x + 3 इक्वल टू 0। मज़ेदार काम होने वाला है। 2 वैल्यू मिलेगी x की, लेकिन पता है a की वैल्यू जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। क्यों, अभी लॉजिक पता लगने वाला है आपको। तो देखिए यहाँ से तो आंसर आया हमारे पास, दो आंसर आए। एक बार तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x -3 इक्वल टू 0, x = 3। सेकेंड केस में क्या आया, 2x + 3 इक्वल टू 0, 2x = -3, x = -3/2। दिस इज़ नॉट माई आंसर बिकॉज साइड कैंट बी नेगेटिव। साइड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती भैया, क्योंकि अगर x नेगेटिव आएगा तो साइड भी तो मेरी नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इट मीन्स आपको जो ऑप्शन दे रखा होगा वहाँ पे आपको 3 पे ही टिक करना है और कहीं पे भी टिक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि क्वाड्रेटिक है भैया 2 वैल्यू आ गई, नहीं, पागल नहीं बनना। ठीक है मेरे भाइयों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, वो भी मज़ेदार लाएंगे आपके लिए बच्चों। तो आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारी नई प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम बड़ी प्यारी लेके आया हूँ, जो आपको बाइसेक्टर थ्योरम्स जो मैंने सिखाई थी उनसे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाली थ्योरम लगेगी, क्योंकि मैं बात ही उसी के लिए कर रहा हूँ क्वेश्चन में। मैंने आपसे बोला है कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है बच्चों ABC। इस ट्राइंगल ABC की जो साइड है B है, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया D तक। ऐसा होने पे एक एक्सटीरियर एंगल बन गया मेरे दोस्तों CAD। ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है आपके पास। यहाँ पे ये C है, ये A है और ये D है। इस एक्सटीरियर एंगल CAD का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मतलब मैंने एक्सटीरियर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। उसका नाम है बच्चों AE। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पूरा एंगल था ना बच्चों, ये पूरा एंगल यहाँ से ये आपका बाइसेक्टर जा रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है ये आपको। फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला कि BC को जैसे ही मैंने प्रोड्यूस किया तो उसने इसको E पे इंटरसेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपका टाइम बचा लिया। ठीक है ना, फिगर से सब कुछ पता लग रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है मेरे दोस्तों। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बस एक इम्पोर्टेंट बात है, वो है AE इज़ बाइसेक्टर। अगर कोई ध्यान रखना चाहे तो वो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, AE इज़ बाइसेक्टर ऑफ किसका, एक्सटीरियर एंगल CAD का। ये रहा एक्सटीरियर एंगल CAD, इसका बाइसेक्टर है AE। जैसे ही मैं ये बात बोलूँगा ना, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाली है। उस थ्योरम ने मुझे ये सिखाया था कि भैया इस वाली साइड और इस वाली साइड का जो रेशियो होता है, मतलब AB/AC, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल यहाँ से बन रहा है AB/AC इक्वल टू, अब याद रखना ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ से लेके यहाँ तक बताया था मैंने आपको, BE वहाँ तक, और अपोन में ये आपका एक्सटीरियर पार्ट। इंटरनल पार्ट से मतलब नहीं है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है क्योंकि। तो आप लिखेंगे BE/CE। अगर ये रिजल्ट याद है ना बेटा तो ज़िंदगी में मज़े हैं, वरना तो फिर माथा पकड़ के बैठे रहो वहाँ पे। तो आपको पता लग गया AB/AC इक्वल टू BE/CE। तो AB कितना है बच्चों, 10, AC कितना है 6 इक्वल टू BE। BE भैया यहाँ से लेके वहाँ तक है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक है तो प्लस करना पड़ेगा किसको, 12 में x को। तो लिखेंगे 12 + x डिवाइडेड बाय CE कितना है, CE मेरे भाइयों x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 को x से कर दो 10x इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर दो 12 + x से, तो 6 को 12 + x से करेंगे 12 6 जा
12 6 72, 72 प्लस 6x, 72 प्लस 6x, तो ये हो गई हमारी कहानी। तो बी आ गया 12 प्लस एक्स, तो यहाँ से कहानी के क्लियर हो गई बच्चों। 10x इजिकल टू 72 प्लस 6x, इधर आएगा तो 10 में से 6 जाएगा, 4x बचेगा, 4x इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 4x इजिकल टू 72, और x इजिकल टू 72/4, और 18 4 जा 72 होता है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे x मतलब c जो फाइंड आउट करना था, c की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी, 18 सेंटीमीटर। कहानी ख़त्म। अब नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा एकदम शानदार वाला, बहुत मज़ा आएगा, बहुत प्यारी थ्योरम लेके आने वाला हूँ। तो बच्चों देखिए, बहुत शानदार कहानी स्टार्ट होने वाली है अब। तो मैं आपको बता दूं, पहले उस थ्योरम को बताने से पहले मैं आपको ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के बारे में सारी बातें बता देता हूं। वैसे मैं आपको डिटेल में मेरे चैनल पे सब कुछ बता चुका हूं कि भैया ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक बार फिर आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में हमको 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होता है भैया। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भाइयों जो क्राइटेरियाज होते हैं वो मेनली 3 क्राइटेरियाज हैं। जो मेन क्राइटेरिया हैं, इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरियाज है वो 3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया तो क्या होता है बच्चों, ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया बड़ा सीधा है। अगर इस ट्राइंगल के 2 एंगल उस ट्राइंगल के 2 एंगल के बराबर है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। पहली बात तो ये ए क्राइटेरिया ये होता है। सेकंड, एसएसएस क्राइटेरिया होता है। एसएसएस क्राइटेरिया में पता है क्या, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे ये वाली साइड ए बी दे रखी है 3, ये दे रखी है 4, ये दे रखी है मैंने 5। मैंने आपसे बोला ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। आप देख लीजिए, अगर आप साइड्स का रेशियो लेते हैं, जैसे ए बी का रेशियो किसके साथ लिया आपने, पी क्यू के साथ, तो आप क्या बोलेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू है ना, वो है 3/6, मतलब 1/2। बी सी अपॉन क्यू आर जो है, बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो है 4/8, मतलब कि अगेन 1/2। और ए सी अपॉन पी आर जो है बच्चों, ए सी अपॉन पी आर जो है वो है 5/10 सॉरी, मतलब कि 1/2। तो क्या देखा कि हर बार जो है ना साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। अगर साइड्स का रेशियो क्या है बच्चों, इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ रेशियो क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है, तो हम बोलते हैं भैया कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है, उनके रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं एसएसएस क्राइटेरिया से। ये सारी चीज़ें मैं आपको चैनल पे बहुत डिटेल में और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन प्रूव कर करके बताए हैं कि भैया इन दोनों को सिमिलर ऐसे किया, ऐसे किया। अभी सिर्फ क्राइटेरिया के बारे में सुनिए, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल को सिमिलर करने के बाद उस पर कुछ थ्योरम्स अप्लाई होती है। तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी में कहानी ये है कि अगर हमको पता है कि पहला क्राइटेरिया तो बहुत सिंपल है, जैसे मैं बोलूँ एंगल है, एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, आप बोलेंगे सर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ए क्राइटेरिया लग गया। एसएसएस क्राइटेरिया भी सिंपल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। फिर कभी कभी एक क्राइटेरिया और काम में आता है, वो है सास क्राइटेरिया। सास क्राइटेरिया बड़ा प्यारा है यार। ये क्या कहता है, इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ रेशियो, ठीक है साहब, कितना आ गया, 1/2 अपन ने कर रखा है। अब मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, लेकिन मुझे ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन पता है कि भैया ए बी का पी क्यू के साथ जो रेशियो है वो कितना है, 1/2, ठीक साहब। फिर मुझे ये पता है कि भैया बी सी का क्यू आर के साथ जो रेशियो है वो भी कितना है, 1/2। अगर इनके बीच का एंगल बराबर हो जाए, ये वाली साइड इसके साथ प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इसके साथ प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल चल रहा है, इस वाली साइड और इसके बीच में एंगल कौन सा चल रहा है, एंगल बी, यही होना चाहिए। अगर आपने वो एंगल लिया तो क्राइटेरिया इनवैलिड है। अगर ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ जाए ऐसी कंडीशन में, मतलब ये दोनों चीज़ें हों और साइमल्टेनियसली मुझे अगर पता लग जाए कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो मैं बोलूँगा भैया ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं ना मेरे दोस्तों, तो सिमिलर ट्राइंगल होते ही ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। हम कहेंगे कि भैया ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। फिर अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, और ये सिंबल बना देंगे भैया। ये सिंबल किसको शो करता है, सिमिलैरिटी को शो करता है। 9th में जब हम ऐसे करके यू बनाते थे बेटा, तो बोलते थे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। तो ये सिंबल बना देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, किसके सिमिलर भैया, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये कहानी हुई और काम शानदार हुआ। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी।
एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, और सेकंड रिजल्ट होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। प्रोपोर्शनल क्योंकि एक ट्राइंगल छोटा हो सकता है, एक ट्राइंगल बड़ा हो सकता है भाई, इक्वल कैसे होगा मामला? सिमिलैरिटी में यही तो चीज़ें होती है। सिमिलर फिगर जो होते हैं उनमें कहानी क्या होती है, शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज़ जो है वो वेरी करती है, एक छोटा एक बड़ा। आए कि नहीं है आपको मेरी बात समझ में? तो सिमिलैरिटी के बारे में जब बात करते हैं तो शेप एक जैसा होना चाहिए, जैसे ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, शेप एक जैसा है, लेकिन एक ट्राइंगल छोटा है एक ट्राइंगल बड़ा है, तभी तो बात चल रही सिमिलैरिटी की, वरना पे तो फिर अपन बात करते हैं ना किसकी, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। वहाँ पे क्या होता है, शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होती है, ये है बात। तो मेरे दोस्तों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसको लिखने का तरीका ये होता है, क्राइटेरिया मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आप देखिएगा कि ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं ना, तो सिमिलर ट्राइंगल पे एक बहुत प्यारी थ्योरम है यार, बड़ी फेवरेट है मेरी। अगर आपके पास ट्राइंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स पे मेरी एक थ्योरम है जो बहुत ही फेवरेट है, उनके एरिया से रिलेटेड, उनके एरिया से रिलेटेड। तो देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम बताएंगे। वेरिफिकेशन के काम जो है वो मैंने अपने चैनल पे सारे लेक्चर्स अपडेट कर रखे हैं, बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ अपन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम क्या है, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar, ठीक है, then if two triangles are similar then the ratio of, हाँ यार भाई पहले एरिया से पहले एक बात करते हैं, एरिया से पहले कुछ रिजल्ट हो रहे हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, हमने समझ लिया। और रिजल्ट हैं, कुछ और रिजल्ट है, वो मुझे एकदम से याद आ गया। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, एरिया वाली थ्योरम इसके बाद में करेंगे डिस्कस, देन द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आपने यहाँ तक सीखा था ना कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। उसमें कुछ रिजल्ट और ऐड करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, टू द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, तीनों के साथ। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, कोमा corresponding medians, corresponding altitude हो चाहे corresponding medians हो, and corresponding एंगल बाइसेक्टर, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, मतलब कुछ भी ड्रॉ करो आप, एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, चाहे मीडियन ड्रॉ करो, चाहे आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, एंड corresponding एंगल बाइसेक्टर्स, एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स। कैसा, देखिएगा आप, बहुत जल्दी समझ में आने वाला है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चों ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। मैंने आपसे बोला ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो ही बच्चों ऐसा होगा। मैंने आपसे बोला ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और बच्चों ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है। हमने बोला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से अगर आपने कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए डी, और यहाँ से आपने कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ किया बच्चों पी एस, तो मैं बोल रहा हूँ कि साइड्स जो है ना वो तो प्रोपोर्शनल है ही। आपके बोलेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर है, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। ए बी अपॉन पी क्यू, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, आप बोलेंगे ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। वहीं पे मैं आपसे कहूँगा हाथों हाथ लिख दो इक्वल टू। आप क्या कहेंगे इक्वल टू में क्या सर, मैं बोलूँगा ए डी
ए डी अपॉन पी एस लिख दो। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं कहूँगा क्योंकि ये आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड है। अब ये एल्टीट्यूड की जगह मीडियन हो तो भी यही रिजल्ट आएगा, एंगल बाइसेक्टर हो तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो इक्वल टू में आप क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन पी एस। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब साइड्स प्रपोर्शनल तो होती है लेकिन एंगल बाइसेक्टर के साथ भी प्रपोर्शनल है और एल्टीट्यूड के साथ भी प्रपोर्शनल है और मीडियन के साथ भी प्रपोर्शनल है। कैसे बच्चों, अगर कोई पूछना चाहते ऐसा कैसे हुआ, हमें पता लग गया यार कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो चुका है। अगर कोई कहे कैसे, तो मैं बोलूँगा भैया ये एंगल 90, ये एंगल 90, क्योंकि हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए। कैसे? क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल क्यू तो पहले से ही था। ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल बी किसके बराबर था, एंगल क्यू के। ये ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर था, तो मुझे पता है कि एंगल बी जो है ना वो एंगल क्यू के बराबर है। और एक एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया ना 90 डिग्री, मैंने बोला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो। मैंने बोल दिया भैया एंगल एक्स और एंगल वाई बराबर आ गए, दोनों 90 डिग्री है। तो आप क्या कहेंगे, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है सर, ए क्राइटेरिया लग गया बाय डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एस। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एस। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी भी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल रहेगी। अगर ये छोटा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर है तो इन दोनों की भी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगी सर। तो आप बोलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू, ये किसके साथ प्रोपोर्शनल आ गया, देखिए ए डी अपॉन पी एस। हो गई ज़िंदगी की बल्ले बल्ले, ए डी अपॉन पी एस। तो भैया इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ जो रेशियो था वही इस एल्टीट्यूड का इस एल्टीट्यूड के साथ आ गया। तो ए बी अपॉन पी क्यू मैंने उनके बराबर कर दिया ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू तो इसके भी बराबर था, इसके भी बराबर था। इसका मतलब ये तीनों तो पहले से ही बराबर थे और ये भाई उसके बराबर आया, तो चारों आपस में बराबर हो गए। तो मेरे भाइयों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा रिजल्ट याद रखना, ये ए डी कुछ भी हो। अभी तो एल्टीट्यूड के केस में मैंने प्रूव किया, मीडियन होता तो भी मैं प्रूव कर देता और एंगल बाइसेक्टर होता तो भी मैं प्रूव कर देता। याद क्या रखना है, ऐसी कंडीशन में हमेशा कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, एल्टीट्यूड के साथ भी, मीडियन के साथ भी और एंगल बाइसेक्टर के साथ भी। और एक और काम की बात, पेरीमीटर के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है। तो ये भी याद रख लेना, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल है ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो एल्टीट्यूड के साथ भी प्रोपोर्शनल, मीडियन के साथ भी, एंगल बाइसेक्टर के साथ भी और पेरीमीटर के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का रूल होता है। ये तीनों ऊपर है, तीनों को प्लस कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर। ऊपर तो इसका पेरीमीटर, नीचे इसका पेरीमीटर, जिंदगी में आ गया मज़ा। मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पेरीमीटर के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है। आ गई बच्चों मेरी बात समझ में? अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले अपनी एरिया वाली थ्योरम भी लेके आएंगे, ठीक है ना? तो एरिया वाली थ्योरम फिर अपने क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाइयों? तैयार करते हैं। एकदम शानदार वाली थ्योरम हमारे सामने आ चुकी है, बहुत ही गजब की थ्योरम है। और इस क्वेश्चन पे इस थ्योरम पे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बिल्कुल 100% है। बहुत ही मज़ेदार थ्योरम है। देखिए थ्योरम मैंने पहले लिख दिया आपके लिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये थ्योरम अप्लाई होगी। मतलब पहले ट्राइंगल का सिमिलर होना कंपलसरी है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कोई सी भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। स्टेटमेंट से जिसके पास समझ में नहीं आई हो, फिगर से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को फिगर बहुत पसंद है, ठीक है? बच्चों की नॉर्मल टेंडेंसी होती है उन्हें फिगर चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं सर दिखता है ना तो अच्छा लगता है, तो समझ में आता है। ठीक है भाई, दिखा देते हैं। ये एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, और ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक साहब, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। थ्योरम का पूरा प्रूफ, पूरा का पूरा वेरिफिकेशन मैंने अपने चैनल पे लेक्चर्स में दे रखा है। यहाँ पे सीधी अपन थ्योरम के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये ट्राइंगल ए बी सी है बच्चों, और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। हम आपसे कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है मेरे भाइयों ट्राइंगल पी क्यू आर के।
तो सर हमारी कहानी क्या चल रही है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा है तो फिर इनके एरिया का रेशो, तो मतलब अपने आप में यूनिक हो गई ना यार थ्योरम, कि अगर एरिया के रेशो के बारे में बात चल रही है तो इसका मतलब ये वाली कहानी आएगी। तो हम कहना चाह रहे हैं बच्चों, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो रेशो है दोनों के एरिया का जो रेशो है जब ट्राइंगल सिमिलर है उसके बाद, वो होता है रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई सी भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, लेकिन इसका क्या करना है भाइयों, स्क्वायर करना है। तो एरिया का रेशो है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी के साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है मेरे भाइयों, क्यू आर, तो आप लिखेंगे इक्वल टू में बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये होती है हमारी कहानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होता है, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोई सी भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उनके स्क्वायर के रेशो के बराबर। तो ये थ्योरम है मेरे भाइयों, ये मैंने आपको पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे की कहानी इसमें एक और मैं अच्छी मज़ेदार मर्ज करने वाला हूँ। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो सिमिलर ट्राइंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब एक बार फिर आपके लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रिजल्ट क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमने देखा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, हमें पता है बहुत अच्छे से। लेकिन मैंने भी आपको रिसेंटली मेरे भाइयों ये सिखाया था कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो साइड्स जो होती है ना वो एल्टीट्यूड के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है, मीडियंस के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है, और एंगल बाइसेक्टर्स के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि उनका जो पेरीमीटर है वो भी प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ, जैसे मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मेरे भाइयों एडी, अगर ये एल्टीट्यूड है तो भी मेरी कहानी सही है, ये मीडियन है तो भी मेरी कहानी वही रहेगी, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो भी मेरी कहानी वही रहेगी जो मैं यहाँ पे बताऊँगा। और इसका एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिया मेरे भाइयों पी एस। तो मैं जानता हूँ कि साइड्स इन एल्टीट्यूड के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है, तो मैंने आपसे बोला था ऐसी कंडीशन में आंसर आ जाएगा इक्वल टू में ए डी अपॉन पी एस। तो जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ लिखने में क्या बुराई है, मतलब ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होता है ना वो साइड्स के स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर्स के साथ भी प्रोपोर्शनल है, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के स्क्वायर्स के साथ भी प्रोपोर्शनल है। तो यहीं पे मैं आपके लिए एक और रिजल्ट बना के लिख देता हूँ, ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। ये हो गई हमारी कहानी। अब दोस्तों देखना क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, मज़ेदार आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे बिल्कुल। तो भाइयों स्क्रीन पे एकदम शानदार आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो चुका है, जैसा आपको इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन द ट्रेपेजियम ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ए बी पैरेलल है भाइयों सी डी के, और ये जो ए बी है ना इस सी डी की क्या है मेरे भाइयों, ट्वाइस है, ठीक है। ये सी डी जो है उसकी ट्वाइस ए बी है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी, इस वाले ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया कितना है 84, सी ओ डी का पूछा है। तो यार भैया अभी रिसेंटली बताया है कि अगर दो ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात चल रही है, ए ओ बी का दे रखा है, सी ओ डी का पूछ रहा है, तो भैया इन दोनों ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड बात चल रही है ना, सबसे पहला काम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करो। तो सबसे पहला काम इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, भैया इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे, भैया ये एंगल अगर हम बोले हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल 1 है, ये एंगल है एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी चीज़ ये और ये पैरेलल है, ये आपका सी ए ट्रांसवर्सल है, तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको अगर आप 3 बोलते हैं, इसको आप 4 बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हाथों हाथ आप क्या बोलेंगे? बाय आ ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो बाय डबल ए अपन क्या बोलते हैं बेटा? आ। तो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब मेरी थ्योरम लगने के लिए तैयार है। ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी। मज़ा आ गया? मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। अब मैं अपनी बातें कर सकता हूँ क्या? कि इनके एरिया का रेशो, इनके एरिया का रेशो मतलब एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैंने देखा कि भैया यहाँ पे मुझे जिससे मतलब है ना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या दे रखा है? ए बी, और उस वाले ट्राइंगल में क्या दे रखा है? सी डी। तो आंसर क्या आना चाहिए? दिस रेशियो दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। यहीं से देख लीजिए पहले, ये देख लीजिए ए बी और ये सी डी, ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। ए बी जो है बच्चों, आपने देखा कि आपके पास जो ए बी है वो मैंने कितना दे रखा भाइयों? 2 सी डी दे रखा है। सी डी नहीं पता तो सी डी को आप एक काम करिए एक्स मान लीजिए ताकि और बेटर हो जाएगा। तो सी डी अगर एक्स है, अगर मैं सी डी को x बोलता हूँ दोस्तों, तो फिर मैं ए बी को क्या बोलूँगा? मैं ए बी को 2x बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी की डबल है। वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर करेंगे बच्चों 4x स्क्वायर आ जाएगा, और मेरे भाइयों नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4/1, 4/1 ये इधर का आंसर आया। मुझे ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया पता है, तो भैया ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया कितना पता है? 84। तो मैं क्या करूँगा? 84 पुट कर दूंगा यहाँ पे। अभी ये खत्म होने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। ये देखिए 84 इसका है, रख दिया। सी ओ डी का निकालना है, तो सी ओ डी के बारे में पता नहीं है तो सीधा लिख देते हैं एरिया ट्राइंगल सी ओ डी। भैया इसी का निकालना है। इक्वल टू में उधर क्या आया बच्चों? उधर आया हमारे पास 4/1। तो कहानी इतनी सी है, 4 से ही 84 फिर कट गया, 4 से 84 कट गया 21 बार। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू 21, और पीछे क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। वैसे अगर आप स्मार्टनेस लगाना चाहते हैं ना, अगर आप थोड़ा और मेरी स्टाइल में काम करते तो एमसीक्यू में अपन इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं। हमें पता है इनकी साइड का जो रेशो है वो कितना आया बच्चों? 4:1। आप साइड के रेशो को फाइंड आउट कर लीजिए। हमें पता है साइड का रेशो आ रहा है 4:1। इसका मतलब एरिया का रेशो भी वही होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि जो साइड के स्क्वायर का रेशो 4:1 आया, तो हमारी थ्योरम ने क्या बोला है कि भैया एरिया जो है ना, एरिया का जो रेशो है वो वही होता है जो साइड के स्क्वायर का रेशो है। तो 4:1 आ गया। इसका मतलब ये वाला एरिया 4 टाइम्स है किसका? उस वाले एरिया का। तो ये 4 टाइम्स है ना उसका, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 21। ये शॉर्ट ट्रिक थी हमारी। अब एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ मेरे दोस्तों आपके लिए, फिर आपको और मज़ा आएगा। उसके बाद हम नई थ्योरम लाएंगे। भाइयों एकदम प्यारा सा क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। इतना शानदार क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ आपको। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब हमारे पास क्या बच्चों? एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये ट्राइंगल बनाया मैंने बच्चों ए बी सी, ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी की जो साइड्स है ए बी और ए सी, यहाँ पे तो एक पॉइंट है मेरे भाइयों डी, और यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों ई। D and E are respectively points on the side AB and AC। ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि जैसे ही D को E से मिलाया, D पैरेलल आ गया भैया किसके? BC के। ये काम होते ही सबसे पहले तो मैं इतना शानदार आदमी हूँ, इतना स्मार्ट आदमी हूँ, मुझे पता है थेल्स थ्योरम अप्लाई होने वाली है। थेल्स जो डोकरा बड़ी शानदार थ्योरम देके गया था ना बेटा, थेल्स थ्योरम अप्लाई होने वाली, ये काम होते ही तो मुझे एक चीज़ पता लग गई कि D पैरेलल BC मुझे दे रखा है। लेकिन आगे जो कहा गया है ना वो है कहानी मज़ेदार। एंड डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया। इस डी ने क्या किया बच्चों? इस ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी को, इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी को इक्वल एरिया के 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ऊपर वाला पार्ट जो ट्राइंगल है और एक नीचे वाला पार्ट जो ट्रेपेजियम है। इन दोनों का एरिया बराबर है ऐसा मुझसे कहा गया है क्वेश्चन में। तो भैया अगर दोनों का एरिया बराबर है, सपोज ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया मैंने x मान लिया, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया भी कितना आएगा बच्चों? x आएगा। ये तो हुई हमारी कहानी। ठीक।
अब हमसे कहा जा रहा है कि भैया अगर इसका और इस वाले पार्ट का एरिया इक्वल है तो बी डी अपॉन ए बी निकालो। बी डी ये रहा और ए बी ये रहा, ये निकालो। तो भाइयों मुझे पता लग चुका है कि यार यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो मुझे ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड एक थ्योरम बहुत अच्छे से पता है। एक चीज़ तो पता लग गई कि इसका और इसका एरिया बराबर है। इसका एरिया एक्स है, इसका एरिया एक्स है, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो हमें कुछ बातें तो पता लग गई कि एरिया ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, इसको मैंने x मान लिया। अगर ये x है तो पूरे ट्राइंगल का एरिया 2x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों का एरिया बराबर है, दोनों को प्लस करते ही ट्राइंगल ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। वो आ गया मेरे पास 2x, पीछे हम लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, कहानी ख़त्म। तो अब मुझे पता लग गया कि अगर इन दोनों का एरिया मेरे पास है तो मैं एरिया वाली थ्योरम लगा दूं ना यार। मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? इनके एरिया का जो रेशो होता है, मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों के एरिया का जो रेशो होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। लेकिन इससे पहले सिमिलर तो किया ही नहीं, तो सिमिलर तो करना पड़ेगा। तो इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को आपको सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर बहुत आसानी से हो रहे हैं। देखिए ये रहा आपका छोटा ट्राइंगल ए डी, ये रहा आपका बड़ा ट्राइंगल ए बी सी। दोनों में एंगल ए कॉमन है मेरे दोस्तों। ये देखिए इसमें भी एंगल ए आ रहा है, इसमें भी एंगल ए आ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरे दोस्तों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसको अगर मैं एंगल 1 बोलूँ, इसको मैं एंगल 2 बोलूँ, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 मेरे ओरिजिनल ट्राइंगल में एंगल 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और जैसे ही दो एंगल बराबर होते हैं मैं बोलता हूँ बाय आ, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए डी ई दैट इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो चुके हैं, ये छोटा और ये बड़ा। और क्राइटेरिया कौन सा है मेरे दोस्तों? बाय ए बाय आ। ठीक है साहब, ट्राइंगल सिमिलर है तो किस बात का इंतजार? इनके एरिया का जो रेशो है कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। तो भैया इनके एरिया का रेशो, एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू में लिख देते हैं मेरे भाइयों ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है साहब, निकालना क्या है भैया? निकालना तो बी डी अपॉन ए बी। क्वेश्चन में आ रहा है ए डी अपॉन ए बी, तो भैया पहले इससे कुछ रिजल्ट ले आए, बाद में बी डी का काम कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। तो पहले तो इनके एरिया का रेशो मेरे को पता लग गया कि इनके स्क्वायर के रेशो के बराबर है। इसका एरिया कितना है दोस्तों? x रखो। इसका एरिया कितना है? 2x। इसको पुट करो इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अगर ऐसा दिया होता है तो मेरे दोस्तों मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ना, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डी अपॉन ए बी पूरे का स्क्वायर। तो भैया अब इसकी वैल्यू निकाल दो। कैसे? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू इधर का स्क्वायर रूट। उससे पहले एक्स से एक्स की पिक्चर ख़त्म कर दो ताकि पता लग जाएगा इधर 1/2 है। तो पता लग गया मुझे मेरे दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे पास 1/2। इधर तो आ गया सॉल्व करने पे 1/2, ये आ गया 1/2 इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटेगा इधर रूट हो जाएगा, तो 1/√2 इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। जैसे ये सिचुएशन आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या कहूँगा? ए बी इक्वल टू √2 ए डी। तो लिख दिया भैया ए बी बराबर √2 ए डी। ये लो साहब, अब आगे का काम और मज़ेदार होने वाला है। ए बी बराबर क्या आ गया? ए बी बराबर आ गया मेरे दोस्तों √2 ए डी। ए बी इक्वल टू √2 ए डी। हमें क्या चाहिए? हमें बी डी चाहिए। भाई ए बी तो चाहिए, देखो ए बी मिल रहा है, लेकिन ए डी नहीं चाहिए यार मेरे दोस्तों, बी डी चाहिए। तो बी डी लाने के लिए क्या करूँगा? देखिएगा अब ये रहा ए डी। अगर ए डी की वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस ए बी में से बी डी को माइनस कर दूँ, ए बी में से बी डी को माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मेरा ए डी मिल जाएगा। तो ए डी की जगह क्या लिखने वाला हूँ देखिएगा आप, ए बी इक्वल टू √2 ए बी माइनस बी डी। ये लो मेरे भाइयों, ए डी कैसे निकालूंगा? टोटल में से नीचे वाला पार्ट माइनस कर दो। करते हैं अब आप देखिए, आप देखेंगे ए बी इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, √2 ए बी माइनस √2 बी डी
माइनस रूट टू बी डी। तो माइनस रूट टू बी डी को इधर लेके आ जाइए और ए बी के पास ए बी को पहुंचा दीजिए। तो रूट टू बी डी इधर आ जाएगा, माइनस का है तो इधर आते हैं प्लस का हो जाएगा, रूट टू बी डी इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, रूट टू ए बी माइनस ए बी। अब आप कहेंगे सर दोनों में ए बी कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल लेंगे। तो रूट टू बी डी इक्वल टू ए बी कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा रूट टू माइनस वन। क्या निकालना है मेरे दोस्तों, बी डी अपॉन ए बी। ये रहा बी डी के अपॉन में ए बी आएगा तो रूट टू माइनस वन के अपॉन में रूट टू चला जाएगा और आंसर आ जाएगा। बी डी के अपॉन में ए बी लेके आ जाइए, बी डी अपॉन ए बी आ गया इक्वल टू, उधर क्या है रूट टू माइनस वन और अपॉन में इधर से रूट टू जाएगा तो अपॉन रूट टू, दिस इज द रिजल्ट। रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। अगर याद डायरेक्ट रख सकते हैं तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सीधा भी आ सकता है आपके पास। तो आपके पास आंसर आया रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, ये हो गया हमारा काम। अब अपन बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और उसके कन्वर्स के बारे में। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको एक से एक इतनी शानदार थ्योरम बताऊंगा, इस थ्योरम से तो आप बहुत फेमिलियर हैं। ये तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसको तो अपन फटाफट ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन जो है वो मैंने चैनल पे पूरा आपके लिए पोस्ट कर रखा है। अभी सीधी सी बात करेंगे कि भैया पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मुझे लगानी है ना तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए यार मेरे भाइयों। तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो मैंने बोला कि भैया मेरे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस अपन पता है 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, उसके बाद अब हमारी कहानी होती है कि भैया एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, अगर ये मेरा बेस है ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ऐसी कंडीशन में थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही थ्योरम है बेटा। वेरिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे मेरी वीडियो आराम से देखिए, मस्ती से एकदम शानदार समझ में आएगा। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी हो गई। ठीक है, अब हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है, सबसे बड़ी साइड, वो है ए सी स्क्वायर इक्वल टू, और मेरे पास जो बेस है वो है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये मेरी कहानी खत्म। एक होता है बच्चों इसका कन्वर्स, पाइथागोरस का कन्वर्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत सारे जो आप करेंगे आपको आसानी से समझ में आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने बच्चा आपको चैनल पे ऑलरेडी करवा रखे हैं। ठीक है ना। तो अब बात करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या है बेटा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में ऐसा होता है, इफ इन अ ट्राइंगल, इफ इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, मुझे नहीं पता भैया कि इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 है कौन सा एंगल 90 डिग्री नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर मैंने देखा कि सबसे बड़ी साइड सपोज क्या है ए सी है, इसका स्क्वायर अगर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, ऐसा अगर मुझे रिजल्ट मिल जाता है किसी ट्राइंगल में, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी मेरे भाइयों, ए सी, ए सी के अपोजिट में जो एंगल होगा दैट इज राइट एंगल। ये कन्वर्स हो गई। तो भैया ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, दैट एंगल शुड बी राइट एंगल। इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये कन्वर्स थ्योरम हो गई। अब इतने बढ़िया रिजल्ट लेके आया हूँ जो पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है, लेकिन वो बहुत कम बच्चों को पता होते हैं। हालांकि जो मेरे क्रांतिवीर बच्चे हैं उन्हें तो सब कुछ पता है। तो देखना बच्चों, झड़ी लगा दूंगा एकदम शानदार वाली, जो पाइथागोरस से जो रिजल्ट डिड्यूस हुए हैं, तो रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस, रिजल्ट्स डिड्यूस्ड बोल दीजिए, बेस्ड बोल दीजिए, रिजल्ट्स डिड्यूस्ड फ्रॉम पाइथागोरस। बहुत कम बच्चों को पता होते हैं और आपकी बुक्स में है भी नहीं बेटा। तो ये आप करण सर के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपके लिए ये तैयार है मामला। कौन कौन से रिजल्ट, बच्चे सोचते हैं कि भैया पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। हालांकि उनकी बात एकदम सही है, लेकिन मान लो कभी आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल दे रखा है या कभी आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता होगा। तो देखिए मेरे भाइयों, अगर कभी मैंने आपको बोला कि यार आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इफ़ यू आर हैविंग ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल भी आपका ऑब्ट्यूस है, तो बच्चों
पाइथागोरस थ्योरम से एक रिजल्ट निकल के आता है, ऐसी कंडीशन में भी आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर आपके पास कैसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो भी आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे अपन, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, इसका मतलब मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूंगा। वो एल्टीट्यूड कैसा आएगा मेरे दोस्तों, एक्सटीरियर आएगा, वो एल्टीट्यूड एक्सटीरियर आएगा। तो आपने बोला यहाँ से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया उसका नाम है एडी, तो वेरिफिकेशन तो इसका बहुत बड़ा है। लेकिन अगर कभी आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना चाहते हैं तो मेरी कहानी देखिएगा। वही काम आप क्या करिए, ये एंगल 90 हो गया ना आपके लिए, तो आप बोल दीजिए AC का स्क्वायर। आप अपने ओरिजिनल ट्राइंगल से मतलब रखिए बस, भैया ये एंगल 90 है, इसके सामने क्या आ रहा है, इसके सामने हमारा हाइपोटेनियस AC आ रहा है। AC का स्क्वायर, बची हुई दो साइड कौन सी है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिख दीजिए आप तो अपनी पाइथागोरस लिख दीजिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब लिखिए, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो प्लस आएगा, और अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो माइनस आएगा। मेरी ट्रिक याद रखना, ऑब्ट्यूस के लिए क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि ऑब्ट्यूस का मामला बड़ा होता है। +2 और फिर आपको बोलना है BC डॉट BD, इतनी सी बात करनी है, +2 BC डॉट BD। ये मेरी कहानी आपको याद रखनी है दोस्तों, आया समझ में? तो बच्चों हो गई हमारी कहानी क्लियर, कितना शानदार रिजल्ट लेके आया हूँ। आपको वही बोलना है जो पाइथागोरस लगाते थे, वही काम करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी इधर उधर की। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस ये आगे की एक स्टेप याद रख लेना। +2 क्योंकि ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है इसलिए +2, एक्यूट ट्राइंगल होता तो मैं बोलता -2। BC डॉट BD, ये आपको दिख रहा है BC, ठीक है, यहीं का पार्ट, और ये आपका जो एक्सटीरियर पार्ट था। अब अगर मान लो हमारे पास ट्राइंगल जो है ना मेरे भाइयों, वो कैसा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो यार आप मेरे सभी दोस्त बहुत प्यारे प्यारे हैं, आपको पता है इस तरीके का बनेगा। ये लो साहब बना दिया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब आदमी सोचेगा इसमें कैसे पाइथागोरस लगाएं, इसमें भी पाइथागोरस अपन लगाएंगे। तो पहले तो अपन अपने रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। सेम रिजल्ट, माइनस की जगह प्लस की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल छोटा है, अंदर की तरफ बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बड़ा था इसलिए प्लस आया था, एक्यूट के लिए माइनस आएगा। सेम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर -2 BC डॉट BD। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए मेरे दोस्तों। अपन क्या बोलेंगे, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारे हिसाब से वापस पाइथागोरस में यही तो होना चाहिए था, AC स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या बोला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर -2 BC डॉट BD। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पे याद रखिए, एक्यूट पे अपने आप याद रहेगा क्या, कि भैया ऑब्ट्यूस में यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, और एक्यूट में यहाँ पे माइनस आएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पे भी पाइथागोरस लगा सकते हैं और हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे भी पाइथागोरस लगा सकते हैं। बस कहानी ये है कि हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। वेरिफिकेशन तो फिर पूरा आप जानते हैं, वो आपको मिल जाएगा चैनल पर, लेकिन अभी आपको थ्योरम याद रखनी है, रिजल्ट याद रखना है। अब एक ऐसी थ्योरम बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों जो आपको ज़िंदगी का मज़ा दिला देगी। वो थ्योरम तो आपको हार्डली कहीं देखने को मिले, बस मेरी जो फेवरेट है, एक तो अपनी अध्ययन क्लासेस की बुक और एक RD शर्मा, वहाँ पे आपको बस वो थ्योरम देखने को मिलेगी, लेकिन नाम से वहाँ पे भी नहीं है। बस अपनी बुक में अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे यार सर ये कितनी नई नई चीज़ें लेके आ रहे हो आप। बेटा नई चीज़ें लाने के लिए ही तो मैं फेमस हूँ। अपोलोनियस थ्योरम बड़ी शानदार है। अपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है, पहली बात तो ट्राइंगल पे अप्लाई होगी। तो देखिए होगा क्या इस थ्योरम में, इस थ्योरम में इतना गजब का काम होने वाला है। ये देखिए, ये आपके पास क्या है बच्चों, ये एक ट्राइंगल है ABC। कभी मान लो ऐसा हुआ कि ये हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं है, ये हमारे पास मीडियन है, ठीक है साहब। तो अगर हमारे पास ये AD क्या है, मीडियन है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारी अपोलोनियस थ्योरम वर्क करेगी। तो अपोलोनियस थ्योरम जो है वो कब लगती है भाइयों, जब आपको ये मीडियन पता हो। इस ट्राइंगल ABC में AD क्या है, मीडियन है। अगर AD मेरे क्रांतिवीर हो मीडियन है ना, तो इतनी गजब की थ्योरम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन चुटकी में सोल्व हो जाते हैं। होता क्या है देखिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, देखिएगा आप,
मीडियन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, जहाँ से मीडियन आएगा ना उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम। देखिए मीडियन यहाँ से आ रहा है तो ए बी और ए सी इन दोनों के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर, इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ सामने वाली साइड का स्क्वायर। कितनी मज़ेदार थ्योरम है। प्लस हाफ, हाफ करना है किसका, सामने वाली साइड का स्क्वायर जहाँ पे आपका मीडियन आ रहा है, प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर, दैट इज़ योर अपोलोनियस थ्योरम। बड़ी शानदार थ्योरम, याद रखिए। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जहाँ से मीडियन जा रहा है, देखिए ये दो साइड थी, मीडियन यहाँ से जा रहा है तो इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर। मीडियन कौन है, ये रहा, तो ट्वाइस ए डी स्क्वायर, और वो मीडियन जिस साइड पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है उस वाली साइड के हाफ का स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर। दिस थ्योरम इज कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम। तो मेरे क्रांतिवीरों, ये चीज़ें थी यहाँ पे हमारे पास। अब एक कोई सा भी मैं क्वेश्चन पाइथागोरस से रिलेटेड आपके सामने ले लेता हूँ और फिर उसके बाद हम कहानी ख़त्म करते हैं आज की। ये चैप्टर क्या है बच्चों, थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमारा वन शॉट भी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बस एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर कहानी ख़त्म। बच्चों देखिए क्वेश्चन एकदम शानदार लेके आया हूँ। क्वेश्चन है लेकिन अपने आप में एक थ्योरम भी यही है, ये अपने आप में एक थ्योरम भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बड़ी शानदार थ्योरम होती है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, मतलब हम क्या करें, पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए। ये बना ले बच्चों हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टीज़ पता है क्या, कि तीनों साइड बराबर होती है, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ठीक है साहब, ये तो पता है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, आपने क्या किया, इस वाली साइड ए, इस वाली वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है ए डी परपेंडिकुलर बी सी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। हालांकि मैं आपको अभी से बता देता हूँ, थ्योरम होती है साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, साइड के स्क्वायर का, देखिए ये रहा साइड ए बी, साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर होता है। अभी से ही आपको बता देता हूँ कि हमारा ऑप्शन सी आएगा, साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स होता है हर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। प्रूव करना है, कैसे करेंगे, देखिए आपने क्या बोला, यहाँ से आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में मेरे भाइयों जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। दुनिया का सबसे बढ़िया ट्राइंगल है, इसका मतलब ये जो बी डी है ना, ये सी डी के बराबर हो गया, बी डी जो है वो सी डी के बराबर हो गया। इसका मतलब बी डी जो है वो इस बी सी का क्या हो गया, हाफ हो गया। हमें पता लग गया कि बी डी और सी डी बराबर है क्योंकि ये एल्टीट्यूड के साथ साथ मीडियन भी है, और अगर बराबर है तो ये दोनों पार्ट इस पूरे के हाफ हैं। तो बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, लिखते हैं साहब, बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। सारी बातें बच्चों ए बी में चल रही, ए बी के ऊपर चल रहा है। मैं जानता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती है, तो बी सी बोलो कि ए बी बोलो कि ए सी बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि मुझे पता है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता है। तो बी सी की जगह मैं क्या बोल दूंगा बच्चों यहाँ पे ए बी, तो बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये हो गई हमारी कहानी। बी डी जो है वो ए बी की क्या है बच्चों, हाफ हो गई। तो बी डी जो है वो ए बी की हाफ है। अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, ये आ गया पाइथागोरस का एप्लीकेशन। ऐसे मज़ा आता है। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी बाय यूजिंग पाइथागोरस। आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कर रहा हूँ भैया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये रहा मेरे भाइयों ए डी स्क्वायर। तो भैया ए बी और ए डी तो चलना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ए बी और ए डी है, उसे थोड़ी हटाना है। तो ए डी स्क्वायर की जगह भी ए डी स्क्वायर, बी डी को हटाऊंगा, बी डी के लिए पहले लिख दिया मैंने हाफ ऑफ ए बी, तो बी डी की जगह लिखूंगा हाफ ऑफ ए बी और उसका पूरे का मेरे दोस्तों स्क्वायर। तो अब इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, मिटा देता हूँ। रिजल्ट का मतलब है सी ऑप्शन सही है, लेके आना है। तो देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1/4 ए बी स्क्वायर। अब मज़ा आ गया। ये देखिए इधर ए बी स्क्वायर, उधर भी ए बी स्क्वायर, इधर लेके आ जाइए। ए बी स्क्वायर माइनस
1/4 AB² इक्वल टू में AD²। ये 4 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4AB² में से AB² माइनस करना है। 4AB² माइनस AB²/4 इक्वल टू AD²। 4AB में से AB जाएगा 3AB²। 3AB²/4 इक्वल टू AD² और आंसर आ गया। 4 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3AB² इक्वल टू 4AD²। 3AB² इक्वल टू 4AD² हो गई हमारी बल्ले बल्ले। 3AB² इक्वल टू 4AD²। ये आ गया हमारा रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आई होगी। एकदम शानदार वन शॉट आपके लिए तैयार किया है बच्चों। पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने कवर कर लिया है, एक एक चीज़ बता दी है, एक एक थ्योरम बता दी है। और फिर भी अगर आपको डिटेल में और क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल पे बच्चों अवेलेबल है ट्रायंगल वाला मेरा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, आप उसको देखिए, सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जय हिंद, कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।